Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Wasim Iqbal channel. Today our discussion topic is hemostasis. हीमोस्टेसिस का मतलब होता है ब्लीडिंग को रोकना, ब्लड को रोकना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी बॉडी पे कोई कट लग जाता है तो वहाँ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ देर बाद वही ब्लीडिंग जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। अब ये ब्लीडिंग जो है ये किस तरह स्टॉप होती है, इसके अंदर कौन कौन सा मैकेनिज़्म जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं, इन मैकेनिज़्म को हमने पढ़ना है और इन मैकेनिज़्म को हम हीमोस्टेसिस कहते होते हैं। अब हीमोस्टेसिस को समझने से पहले हमें नॉर्मली पता होना चाहिए कि हमारी नॉर्मल सर्कुलेशन मीन्स क्या, कि ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो फ्लो कर रहा होता है वो नॉर्मली थिन कैसे रहता है, कौन कौन से फैक्टर है जो कि ब्लड वेसल्स के अंदर थिन रखते हैं, जो ब्लड को थिक नहीं होने देते हैं। आपने एक डिज़ीज़ है सीवीएस पैथोलॉजी के अंदर, उसके बारे में आपने सुना होगा जिसे मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, लेमन वर्ड में हार्ट अटैक भी कहते हैं। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है और मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है। जब मायोकार्डियल लेयर को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो कार्डियक मायोसाइट्स की नेक्रोसिस होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्रोसिस का वर्ड यूज़ होता है सेल डेथ के लिए। तो जब कार्डियक मायोसाइट्स की सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाती है तो इस कंडीशन को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते होते हैं। सिंपली आपने ये याद रखना है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के अंदर जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन होती है तो एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स जो कि एक नॉर्मल पर्सन्स की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशंस क्यों नहीं होती, इसकी रीज़न क्या है कि उनके अंदर क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होती। आया कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर WBC RBC और प्लेटलेट्स भी मूव कर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं। अब प्लेटलेट्स का हमने फंक्शन ये पढ़ा था कि प्लेटलेट्स जो होती है ये क्लॉटिंग करवाते हैं, कागुलेशन करवाते हैं। मगर एक नॉर्मल पर्सन की ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन क्यों नहीं होती, उसका ब्लड थिन ही क्यों रहता है, इसकी रीज़न क्या है ये हमने पढ़ना है। सपोज करेंगे ये एक नॉर्मल पर्सन की ब्लड वेसल्स है जो मैंने ड्रा की है। अब ब्लड वेसल्स के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो एंडोथीलियल सेल्स की होती है। एंडोथीलियल सेल्स जो होती है ये हमारी ब्लड वेसल्स को इनसाइड से लाइंड कर रहे होते हैं। अब ये एंडोथीलियल सेल्स हैं और ये एंडोथीलियल सेल्स की बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे कोलेजन फाइबर्स होते हैं। कोलेजन फाइबर्स के नीचे स्मूथ मसल्स पड़े होते हैं। अब इन कोलेजन फाइबर और स्मूथ मसल्स के दरमियान कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनका नाम होता है नोजी रिसेप्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें कोई कट लगता है तो उसके बाद जब ब्लीडिंग होती है तो हमें जो पेन फील होती है वो इन नोजी रिसेप्टर की वजह से हमें पेन फील होती है। ये पेन को सेंस करते होते हैं और ये फिर मैसेज जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं। अब नॉर्मली हमने पढ़ना है कि एक नॉर्मल पर्सन की बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो होता है वो थिन क्यों रहता है, उसकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। तो नॉर्मली हमारी ब्लड वेसल्स जितनी भी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर एंडोथीलियल सेल्स होते हैं। अब एंडोथीलियल सेल्स जो होती हैं ये दो चीज़ें सेक्रीट करते हैं। उनके अंदर एक नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है और एक प्रोस्टासाइक्लिन होता है जिसको PgI2 हम बोलते होते हैं। ये जो दो चीज़ें होती हैं ये होते हैं एंटी प्लेटलेट्स। मीन्स क्या कि ये प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट करते हैं। नॉर्मली जो प्लेटलेट्स हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो एट द टाइम हमारी एंडोथीलियल सेल्स से नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन भी सिक्रीट हो रहे होते हैं और ये क्या करते हैं कि ये प्लेटलेट्स को इनएक्टिवेट कर देते हैं। और जब प्लेटलेट्स इनएक्टिवेट हो जाएंगे तो ये प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने नहीं देते। जब प्लेटलेट्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे नहीं, बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे तो कागुलेशन नहीं होगी। जब कागुलेशन नहीं होगी तो थ्रम्बस नहीं बनेगा।
एक तो ये आ जाता है मैकेनिज्म। जो सेकंड स्टेप आ जाता है उसके अंदर क्या होता है कि हमारी एंडोथीलियल सेल्स के ऊपर एक छोटी सी प्रोटीन अटैच होती है जिसका नाम होता है हेपारिन सल्फेट। अब हेपारिन सल्फेट के साथ एक कटर लगा होता है जिसका नाम होता है एंटीथ्रोम्बिन 3। अब ये एंटीथ्रोम्बिन 3 क्या करता है, ये क्लोटिंग फैक्टर की ब्रेक डाउन करता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि हेपारिन सल्फेट का काम क्या होता है, तो आपने बताना है कि हेपारिन सल्फेट एक प्रोटीन है जो कि एंडोथीलियल सेल्स के साथ अटैच होती है और इस हेपारिन सल्फेट के साथ एक कटर अटैच होता है जिसका नाम होता है एंटीथ्रोम्बिन 3। अब ये एंटीथ्रोम्बिन 3 जो होता है ये क्लोटिंग फैक्टर की ब्रेक डाउन करवाता है। अब वो कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर है जिनकी ये ब्रेक डाउन करवाएगा, तो वो 4 क्लोटिंग फैक्टर होते हैं जो कि क्लोटिंग फैक्टर 2 आ जाता है, क्लोटिंग फैक्टर 7 आ जाता है, क्लोटिंग फैक्टर 9 आ जाता है और क्लोटिंग फैक्टर 10 आ जाता है। ये इन क्लोटिंग फैक्टर की ब्रेक डाउन करता है। तो नॉर्मली जब हेपारिन सल्फेट से एंटीथ्रोम्बिन 3 जो है वो इन क्लोटिंग फैक्टर की ब्रेक डाउन करेगा तो कागुलेशन नहीं होगी। जब कागुलेशन नहीं होगी तो थ्रम्बस फॉर्मेशन नहीं होगी और थ्रम्बस नहीं बनेगा तो ब्लड जो है होगा वो थिन रहेगा और नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता रहेगा। उसके बाद जो थर्ड आ जाता है वो होता है थ्रम्बोमाडुलिन। अब थ्रम्बोमाडुलिन जो होती है ये भी एक प्रोटीन होती है और ये हमारी एंडोथीलियल सेल्स के साथ अटैच होती है। अब थ्रम्बोमाडुलिन प्रोटीन के साथ भी एक कटर लगा होता है जिसका नाम होता है प्रोटीन सी। अब प्रोटीन सी क्या करती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोटीन सी। अब ये प्रोटीन सी क्या करती है, ये क्लोटिंग फैक्टर 5 और क्लोटिंग फैक्टर 8 की ब्रेक डाउन करवाती है। क्लोटिंग फैक्टर 5 एंड क्लोटिंग फैक्टर 8। तो इस तरह जब क्लोटिंग फैक्टर 5 और क्लोटिंग फैक्टर 8 की ब्रेक डाउन होगी तो ये इनएक्टिवेट होंगे और जब इनकी ब्रेक डाउन होगी तो कागुलेशन नहीं होगी। जब कागुलेशन नहीं होगी तो थ्रम्बस नहीं बनेगा और ब्लड जो होता है वो नॉर्मली ब्लड वेसल्स के अंदर थिन फॉर्म में रहता है और फ्लो करता रहता है। सो ये था एक नॉर्मल मैकेनिज़्म कि हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो होता है वो थिन क्यों रहता है। अब हम पढ़ेंगे हीमोस्टेसिस, मतलब ये कि अगर हमें किसी भी वजह से कोई भी ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो इंजर्ड हो जाती है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो इस ब्लीडिंग को हमारी बॉडी कैसे रोकती है। फॉर एग्जांपल ये एक ब्लड वेसल है और ये एक पर्सन की ब्लड वेसल है जिसको इंजरी हुई। अब इंजरी के दौरान क्या होता है कि ब्लड वेसल जो होती है वो इंजर्ड हो जाती है। जब ब्लड वेसल इंजर्ड होती है तो सबसे पहले एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होते हैं। तो जब एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होंगे तो ब्लड वेसल से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ ही देर बाद वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। इसकी रीज़न क्या है, वो कौन कौन से मैकेनिज़्म है जो कि ब्लीडिंग को स्टॉप करवाते हैं। तो अगर वो मैकेनिज़्म फेल हो जाते हैं या इनएक्टिव हो जाते हैं तो बंदे के अंदर सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। अब हम उन मैकेनिज़्म को देखते हैं। सपोज करें कि ये एक बंदे की ब्लड वेसल्स हैं और उसको इंजरी हुई कोई भी, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा इंजरी हो सकती है, उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में किसी भी कट लगने की वजह से इंजरी हो सकती है। देयर आर मैनी रीजंस बिहाइंड ब्लड वेसल इंजरी। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ब्लड वेसल्स की इंजरी हो सकती है। तो जब ब्लड वेसल्स की इंजरी हुई तो यहाँ से ब्लड जो होगा वो फ्लो करना, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ब्लीडिंग होना स्टार्ट होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, वो कोशिश करती है कि इस ब्लीडिंग को रोका जाए। तो बॉडी जो होती है वो ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करती है और स्पाज़म करवा देती है। मींस क्या कि वैसो कंस्ट्रिक्शन करवा देती है। तो सबसे पहला मैकेनिज़्म जो हीमोस्टेसिस के अंदर आता है वो वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन।
अब वैजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर कौन कौन से मैकेनिज़्म आ जाते हैं हम वो देखते हैं। फर्स्ट हमें पता है कि हमारी ब्लड वेसल्स ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है एंडोथेलियल सेल्स की, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये कोलेजन फाइबर्स होते हैं, और इन कोलेजन फाइबर्स के नीचे स्मूथ मसल्स होते हैं। अब इन कोलेजन फाइबर्स और स्मूथ मसल्स के दरमियान जो रिसेप्टर होते हैं उनका मैंने आपको बताया कि वो नोज़ी रिसेप्टर होते हैं जो कि पेन को सेंस करते हैं। तो जब इस बंदे में ब्लीडिंग होगी तो हमारी एंडोथेलियल सेल्स से हमने नॉर्मली कहा था कि इन एक्टिव जो प्लेटलेट्स को करते हैं कुछ फैक्टर जो कि जैसा कि नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टासाइक्लिन रिलीज़ होते हैं। तो जब इस बंदे की ब्लड वेसल्स की इंजरी होगी, एंडोथेलियल सेल्स जो होंगे वो डैमेज होंगे, तो फिर एंडोथेलियल सेल्स से एक चीज़ रिलीज़ होती है जिसका नाम होता है एंडोथिलीन। अब एंडोथिलीन क्या करती है, ये स्मूथ मसल्स के पास जाती है और इनकी कंस्ट्रिक्शन करवाती है। जब स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाती है तो ये वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी। तो जब वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो ब्लीडिंग कम होगी। इस तरह एक तो ये प्रोसेस हो गया कि एंडोथिलीन जो होती है वो एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ होती है और स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाती है। दूसरा, अगर किसी बंदे को स्वेयर इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से स्वेयर ब्लीडिंग हो रही है तो ये स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये डायरेक्टली कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। मींस क्या कि ये डायरेक्टली कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं और ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडीशन को हम मायोजेनिक कंस्ट्रिक्शन कहते होते हैं। अब मायोजेनिक कंस्ट्रिक्शन और वैजो कंस्ट्रिक्शन में क्या डिफरेंस है कि वैजो कंस्ट्रिक्शन के अंदर एंडोथिलीन जो था वो एंडोथेलियल सेल से रिलीज़ हो रही थी और आके स्मूथ मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवा रही थी। अब मायोजेनिक कंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होता है कि स्वेयर ब्लीडिंग हो रही है जिस वजह से स्मूथ मसल्स जो होते हैं वो एंडोथिलीन का वेट नहीं करते, वो डायरेक्टली कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम मायोजेनिक कंस्ट्रिक्शन कहते होते हैं। उसके बाद हम सेकंड स्टेप जो देख लेते हैं उसको हम कहते होते हैं प्लेटलेट प्लग। अब प्लेटलेट प्लग के अंदर आप दो चीज़ें बनेंगे, एक प्लेटलेट एडहेजन पढ़ेंगे और एक प्लेटलेट एग्रीगेशन पढ़ेंगे। प्लेटलेट एडहेजन एंड सेकंड इज एग्रीगेशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब ये एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे तो यहाँ से VWF रिलीज़ होता है। अब VWF क्या चीज़ होती है, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर। अब VWF जो होता है ये कोलेजन फाइबर्स पे डैमेजिंग एरिया जहाँ पे होता है ब्लड वेसल्स का वहाँ पे आकर अटैच हो जाता है। याद रखें, अगर VWF जो है वो कोलेजन फाइबर्स पर आकर अटैच नहीं होता, कोलेजन टिश्यू पर आकर अटैच नहीं होता तो बॉडी में कभी भी ब्लीडिंग नहीं रुकेगी। इसकी रीज़न क्या है कि VWF जो है वो कोलेजन फाइबर्स पर आकर अटैच होता है और ये प्लेटलेट्स को मैसेज भेजता है कि भाईजान यहाँ पे इंजरी हुई है और तुम मेरी तरफ आओ यार, हम मिलके ब्लीडिंग को रोकते हैं। अब प्लेटलेट्स के ऊपर एक रिसेप्टर होता है, सपोज करें कि ये नॉर्मल प्लेटलेट्स है और इसके ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसका नाम होता है GP1B, ग्लाइकोप्रोटीन 1B। अब ये जो रिसेप्टर होता है ये VWF का रिसेप्टर होता है, वॉन विलीब्रैंड फैक्टर का रिसेप्टर होता है। जब प्लेटलेट्स इधर आते हैं इसके पास तो VWF जो होता है इन प्लेटलेट्स के रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम प्लेटलेट एडहेजन कहते होते हैं। मींस क्या कि जब
एंडोथेलियल सेल्स की डैमेजिंग होगी तो वहाँ से VWF रिलीज़ होगा, और वो VWF जो होता है वो प्लेटलेट्स के रिसेप्टर GP1B के साथ अटैच होता है। तो इस कंडीशन को हम प्लेटलेट एडहेजन कहते होते हैं। तो जब प्लेटलेट्स जो होंगे वो VWF के साथ आकर अटैच होंगे तो ये स्टिम्युलेट होंगे। तो जब ये स्टिम्युलेट होते हैं तो प्लेटलेट्स से 3 चीज़ें जो होती हैं वो रिलीज़ होती हैं। अब उनके अंदर क्या क्या आ जाता है, एक होता है थ्रोम्बोक्सिन A2 जिसको हम TXA2 कहते होते हैं, एक आ जाता है ADP और एक आ जाता है सेरोटोनिन। ये तीनों प्लेटलेट्स के ग्रैन्यूल्स होते हैं, प्लेटलेट्स ग्रैन्यूल्स। अब ये जो थ्रोम्बोक्सिन और ADP होते हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, और ये प्लेटलेट्स के कहते हैं कि प्लीज़ यार आप ज़्यादा से ज़्यादा इधर आओ और इधर आकर डैमेजिंग एरिया पे अटैच हो ताकि ब्लीडिंग रुक सके। मींस क्या कि ये बॉडी के लिए गुड होते हैं। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 और ADP जो होते हैं ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, और ये जो सेरोटोनिन होता है ये जो होता है ये भी मसल्स की कंस्ट्रिक्शन करवाता है और बॉडी को कहता है कि भाईजान आप इस डैमेज एरिया की तरफ ब्लड कम भेजो, क्योंकि यहाँ से ब्लड पहले ही बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, तो इसलिए आप इस एरिया पे ब्लड कम भेजो। अब जब प्लेटलेट्स VWF के साथ आकर अटैच होते हैं तो प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, और प्लेटलेट्स की सरफेस के ऊपर कुछ और रिसेप्टर्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्सप्रेस होते हैं। उन रिसेप्टर के अंदर एक GP2B और एक 3A होता है, GP2B एंड 3A। अब ये जो प्लेटलेट्स के रिसेप्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ये दूसरे, अब ADP जो होता है ये इन प्लेटलेट्स के रिसेप्टर को दूसरे प्लेटलेट्स के साथ अटैच करवाता है। तो याद रखें प्लेटलेट एडहेजन और प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर क्या डिफरेंस है। प्लेटलेट एडहेजन के अंदर प्लेटलेट जो होते हैं वो VWF के साथ विद द हेल्प ऑफ GPIB की मदद से अटैच होते हैं, तो इस कंडीशन को हम प्लेटलेट एडहेजन कहते होते हैं। जबकि प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है कि GP2B और 3A रिसेप्टर की मदद से एक प्लेटलेट दूसरे प्लेटलेट के साथ अटैच होता है, तो इस कंडीशन को हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते होते हैं। तो इस तरह फिर डैमेजिंग एरिया पे प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं और वहाँ पर प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन हो जाती है। अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ी, एक वेजो कंस्ट्रिक्शन पढ़ी और एक प्लेटलेट्स एग्रीगेशन पढ़ी। अब देखें कि यहाँ पे प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो गई है, तो अब बॉडी को तो नॉर्मली रुक जाना चाहिए कि यहाँ पे डैमेजिंग एरिया पे प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन होगी, तो अब बॉडी को तो कोई भी मैकेनिज़्म नहीं करना चाहिए। अब इसकी रीज़न क्या है कि बॉडी और मैकेनिज़्म करती है। इसकी रीज़न ये है कि ये जो प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है ना ये बहुत ही वीक होती है। मींस क्या कि अगर ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, ब्लड का फ्लो इंक्रीज़ होता है, तो ये जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हुई होती है ये डैमेजिंग एरिया से साइड से हट जाती है, डैमेजिंग एरिया पर से साइड पे हो जाती है, जिसकी वजह से दोबारा से फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए बॉडी क्या करती है, इस एग्रीगेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर एक मैकेनिज़्म प्ले करती है जिसका नाम होता है वो कोगुलेशन करवाती है। मींस क्या कि क्लॉटिंग फैक्टर फिर इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। इस एग्रीगेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फिर प्लेटलेट्स के ऊपर क्लॉटिंग फैक्टर आकर बाइंड होते हैं। अब क्लॉटिंग फैक्टर के अंदर हम 2 फैक्टर्स को पढ़ेंगे, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे और एक इंट्रिंसिक पाथवे पढ़ेंगे। अब इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या डिफरेंस है। अगर आपके पास एक प्रोसेस जो है वो इनसाइड द ब्लड वेसल्स होता है क्लॉटिंग को रोकने के लिए,
तो उस प्रोसेस को हम इंट्रिंसिक पाथवे कहते होते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे। और अगर एक प्रोसेस जो है वो ब्लीडिंग को रोकने के लिए आपकी ब्लड वेसल से आउटसाइड होता है तो उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे कहते होते हैं। उसके बाद याद रखें कि एक्सट्रिंसिक पाथवे को हम टिश्यू पाथवे भी कहते होते हैं। मीन्स क्या कि इसको हम टिश्यू फैक्टर भी कहते होते हैं। अब इंट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये लॉन्ग पाथवे होता है और इसके अंदर ब्लीडिंग स्टॉपेज का जो टाइम होता है वो 4 से 5 मिनट तक होता है। जबकि एक्सट्रिंसिक पाथवे जो होता है ये शॉर्ट पाथवे होता है और इसके अंदर ब्लीडिंग स्टॉपेज का जो टाइम होता है वो 30 सेकंड होता है। अब हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर जो फर्स्ट कागुलेशन फैक्टर होता है वो कागुलेशन फैक्टर 12 होता है। हम पहले इंट्रिंसिक पाथवे को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कागुलेशन फैक्टर होता है वो 12 होता है। तो ये कागुलेशन फैक्टर 12 जो होता है ये आगे एक्टिवेट करता है कागुलेशन फैक्टर 11 को और ये कागुलेशन फैक्टर फिर आगे जो है वो एक्टिवेट करता है कागुलेशन फैक्टर 9 को और ये कागुलेशन फैक्टर 9 जो होता है फिर आगे एक्टिवेट करता है कागुलेशन फैक्टर 8 को और कागुलेशन फैक्टर 8 जो होता है ये फिर आगे एक्टिवेट करता है कागुलेशन फैक्टर 10 को। सो ये इंट्रिंसिक पाथवे अभी तक चल रहा है। फिर ये कागुलेशन फैक्टर 10 जो होता है ये प्रोथ्रम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रम्बिन में। अब ये जो थ्रम्बिन होता है ये फिब्रिनोजिन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। फिब्रिनोजिन टू कन्वर्ट फिब्रिन। अब फिब्रिन जो होता है ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंड मास होता है। अब ये जो हमने प्लेटलेट्स की प्लग फॉर्मेशन करवाई है इंजर्ड एरिया के ऊपर, हमने कहा है कि ये वीक होती है और अगर किसी भी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है तो ये इंजर्ड एरिया से साइड पे हो सकती है और दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ये जो फिब्रिन होता है ये फिर हम इस फिब्रिन को इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर जो है वो अटैच करवाते हैं और ये प्लेटलेट प्लग को बहुत ज़्यादा मजबूत बना देता है ताकि ये प्लेटलेट प्लग साइड पर ना हो सके अगर किसी भी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज़ हो तो। अब ये जो थ्रम्बिन होता है ये एक और क्लॉटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है और वो होता है क्लॉटिंग फैक्टर 13। अब क्लॉटिंग फैक्टर 13 का काम क्या होता है कि ये फिब्रिन को स्ट्रैंड की फॉर्म में ऊपर जो है वो लगा देता है इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर। ये स्ट्रैंड की फॉर्म में फिब्रिन को ऊपर अटैच करवा देता है इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर। तो इस तरह ये प्लेटलेट प्लग जो होता है ये एक मजबूत प्लग बन जाता है। तो इससे आगे फिर एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या आता है कि जब टिश्यू डैमेजिंग होती है तो वहाँ से टिश्यू फैक्टर आता है, रिलीज़ होता है, जिसको हम फैक्टर 3 भी कहते होते हैं। और टिश्यू फैक्टर से फिर आगे फैक्टर 7 एक्टिवेट होता है। टिश्यू फैक्टर क्लॉटिंग फैक्टर 7 फिर इससे एक्टिवेट होता है। देन क्लॉटिंग फैक्टर 7 जो होता है फिर ये आगे क्लॉटिंग फैक्टर 10 को एक्टिवेट करता होता है। तो इस तरह फिर क्लॉटिंग फैक्टर 10 से ये जो आगे प्रोसेस चलता है इसको हम कॉमन पाथवे भी कहते होते हैं।
तो इस तरह क्योंकि ये इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर भी और एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर भी सेम रहता है, तो इसलिए हम इसको कॉमन पाथवे भी कहते होते हैं। अब हमने डैमेज एरिया के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्लेटलेट प्लग की फॉर्मेशन करवा दी, उसके ऊपर इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे की मदद से। अब जब ये हो जाती हैं तो उसके बाद बॉडी क्या करती हैं कि डैमेज एरिया पे प्लेटलेट्स का जो प्लग होता है, जो क्लॉट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्शन करवाती है ताकि जो डैमेज एरिया होता है उन दोनों को आपस में मिला सकें। तो इसको हम प्लेटलेट कॉन्ट्रैक्शन या फिर क्लॉट कॉन्ट्रैक्शन या क्लॉट रिट्रैक्शन कहते होते हैं। देन अब देखें कि हमने इस बंदे के अंदर जो है वो ब्लीडिंग को स्टॉप कर लिया। अब ब्लीडिंग स्टॉप होने के बाद क्या होता है कि ये जो ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉट है, हमने इसको रिमूव करना होता है। नॉर्मली हम अगर इसको रिमूव नहीं करते हैं, हमारी बॉडी अगर इसको रिमूव नहीं करती है तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स को नैरो बना देगा। जब ब्लड वेसल्स नैरो होगी तो ब्लड फ्लो जो होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा और पेशेंट को इस्कीमिया की कंडीशन आएगी। अब ये जो प्लेटलेट का प्लग बना होता है ये किस तरह से ख़त्म होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस होता है इस प्लग को ख़त्म करने के लिए, उसको हम कहते होते हैं फिब्रिनोलाइसिस। मीन्स क्या कि इसकी लाइसिस करवाना, ब्रेक डाउन करवाना। ये जो प्लेटलेट प्लग के ऊपर आके फिब्रिन अटैच हुआ था, इसकी ब्रेक डाउन को हम फिब्रिनोलाइसिस कहते होते हैं। हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर एक फिजियोलॉजिकली एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है प्लाज्मिनोजिन। ये प्लाज्मिनोजिन जो होती है ये प्लाज्मिन में कन्वर्ट होती है। अब ये प्लाज्मिन जो होती है ये फिर इस प्लेटलेट प्लग के ऊपर आती है और इस फिब्रिन की लाइसिस करवाती है और इस फिब्रिन को फिब्रिनोजिन में कन्वर्ट कर देती है। तो जब इस प्लग के ऊपर से फिब्रिन जो होगा वो डिटैच होगा तो ये जो प्लग होगा ये वीक रह जाएगा और इस तरह से फिर हम इस प्लग को हमारी बॉडी जो होती है वो ख़त्म कर देती होती है। सो इस कंडीशन को हम फिब्रिनोलाइसिस कहते होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हीमोस्टेसिस।